तो गिले शिकवे भी आपके बारे में ज़्यादा हैं, लोड शेडिंग के नाम पर, गैर एलानिया लोड शेडिंग के नाम पर, शेड्यूल लोड शेडिंग के नाम पे, और वर्क आर्डर के नाम पर, और बाज़ औक़ात आंधी तूफ़ान और नागहानी आफात जो आती हैं उनके तनाज़ुर में कई कई घंटे तक बिजली बंद रहती है। स्पोर्ट्स होगा स्पेशली बकायाजात के खिलाफ और कुंडा माफिया के खिलाफ, अगर वो यकम से पहले क्लियर करे, उसके बाद जब टास्क फोर्स में वो आते हैं तो उसके साथ कोई रियायत नहीं। और ये वापडा के बारे में एक आम तासर ये भी है कि यहाँ पर टोट बैठे होते हैं, लोगों के मीटर उतार देते हैं, फिर लगा देते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन इनकी मुलाजमीन के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, एसपीओ के साथ। कहते हैं कि आप अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते तो एक अच्छी बात और मुस्कुराहट भी सदका है। हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं चला कि वापडा को इन मुख्तलिफ ज़ैली नामों में कैसे कन्वर्ट किया गया है और इसके पीछे मकसद क्या है। आया है ये रीडिंग आपने नहीं किया, ये मीटर का मसला है। अभी जब मैं एक मीटर रीडर से 3-3, 4-4 बंदों का ड्यूटी ले रहा हूँ तो उसमें इस तरह से इशू होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे प्रोग्राम में टॉक शो में मेहमान शख्सियत हैं जवेद हुसैन बंगश, डिविजनल चेयरमैन हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन डिस्ट्रिक्ट हंगू डिवीज़न। आज हम इनसे वापडा के मजबूरी जो मामलात हैं उस हवाले से, वापडा की निजकारी के हवाले से जो इशू चल रहा है, इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात मेहनत कशों के हकूक़ के लिए इनकी जो स्ट्रगल है, इन तमाम इशूज़ पे हम इनके साथ बात करेंगे। और इंतहाई इंतहाई खुश अखलाक किस्म की शख्सियत हैं, यकीनन आपको हमारा इंटरव्यू जो है वो पसंद आएगा। जवेद हुसैन साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये बताएं कि पहली बात हुई है कि 18 साल आपकी सर्विस हो गई है वापडा में। 18 सालों में 15-16 साल से तो मैं भी आपको देख रहा हूँ, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, कुशादगी रहती है, हर एक के साथ खंदा पेशानी के साथ आप बात करते हैं, हालांकि वापडा में इस तरह के मामला देखने को नहीं मिलते। इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुगल भाई आपको और मंजूर भाई को वेलकम करता हूँ और ये कहता हूँ कि जब भी हमें वापडा का या हंगू का जो भी इशू है तो फ्रंट पे आप लोग नज़र आते हैं, आवाम तक रसाई के लिए या जो इशू है वो ऊपर तक पहुँचाने के लिए आप लोगों का एक कलीदी किरदार है इसमें। तो बाकी आपने जो मुझसे पूछा है सर्विस के बारे में, मेरी 18 साल सर्विस है, LS से स्टार्ट लेकर अभी मैं SDO हूँ। और ये मुख्तलिफ जगहों पे मेरी ड्यूटी हो चुकी है। मैंने स्टार्ट ली है परचनार से, परचनार में मैं रहा हूँ 2-3 साल, और इसके बाद फिर टल में रहा हूँ। ना चेयरमैन साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हर वक्त रहती है, इसकी वजह क्या है? खैर ये एक इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। कहते हैं कि आप अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते तो एक अच्छी बात और मुस्कुराहट भी सदका है। तो मैं इस हवाले से आप कहूँगा कि ये भी एक सदका है, मुस्कुराहट, और कोई अच्छी तरह से मिलना भी, किसी को अगर कुछ ना भी दे, उसका काम ना भी हो जाए लेकिन आप उसको अच्छी तरह डील करें और आपकी हमदुलिल्लाह वो भी एक किस्म का सदका है। चेयरमैन साहब, आपकी 18 साल की सर्विस है वापडा में। 18 सालों में आपने बहुत नशेबो फराज देखे हैं। बतौर SPO आपने काम किया है, बतौर स्टूडेंट काम किया है, बतौर हाइड्रो यूनियन मेहनत कशों के चेयरमैन की हैसियत से आप काम कर रहे हैं। किस हैसियत में काम करना जो है वो आपके लिए चैलेंज बना है या आपको मुश्किल लगा है? असल में मकसद हमारा या हमारी जो ड्यूटी है वो सर्विसेज है। यानी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसे महकमे से, ऐसे इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि आवाम को उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। बाकी अगर यूनियन के हवाले से अब बात करें तो यूनियन में भी एक बात है कि मैं जिस ओहदे पे रहा हूँ, सब डिविजनल चेयरमैन, अभी डिविजनल चेयरमैन, तो ये भी अपनी मुलाजिमीन की, जो ये भी आवाम है एक किस्म, लेकिन अपनी मुलाजिमीन की उनको हुकूक दिलाना, उनके लिए स्ट्रगल करना, कोशिश करना। तो बहरहाल जो चैलेंज की बात है वो दोनों जगहों पे है। एक ये है कि जब हम आवाम को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं, क्योंकि हम उसकी खिदमत के लिए बैठे हैं, उनकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन हमारे पास वो सहूलियात नहीं है, मैन पावर नहीं है, हमारे पास वो
जितना उसको चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें हैं, तो उसमें से बड़ा चैलेंज ये है कि हम आवाम को सही वो हकूक़ या उनका जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, स्टाफ की कमी की वजह से और जो पॉलिसियाँ हैं उनकी वजह से, वो भी इसमें आती है। चेयरमैन साहब, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन 1998 से मैं इलेक्शन आपके कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके हयात वजीर बंगई साहब चेयरमैन के उम्मीदवार होते थे और इस तरह का मुकाबला होता था कि पैगाम यूनियन का और आपका मध्य मुकाबला होती, लेकिन पैगाम यूनियन का कहीं पे नामो निशान नज़र नहीं आता। तो मेहनत का जो है वो हाइड्रो यूनियन के ऊपर ही क्यों इत्माद करते हैं? पैगाम का भी तो वही मोटो है, उनका भी तो वही मंशूर है कि मेहनत कशों के फलाह बहबूद के लिए काम करना। तो क्या वजह है कि मेहनत कश जो है ना जान छिड़कते हैं, आपके इशारे पर तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जज्बाती नारे लगाते हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, पेशावर पहुंच जाते हैं, हर दूसरे दिन अपने हकूक़ के लिए आपके एक इशारे पर निकल आते हैं। क्या वजह, इतना इत्मीनान क्यों आपको मिला है? असल में मूल भाई, ये जो आप कह रहे हैं, हमारे पास इस वार्डे में 2-3 और तंजीमें भी है, जिस तरह आपने जिक्र किया, पैगाम है, अहूवत है, या और वर्कर्स का एक है, लेकिन जो हाइड्रो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान में, पूरी पाकिस्तान में उसका एक बुनियादी है। यानी वो हमेशा मुलाजिमीन के लिए सिर्फ आवाज़ नहीं उठाते, बल्कि उनको उनके हुकूक उनकी दहलीज तक पहुँचाते हैं। और ये मुलाजिमीन ने देख लिया है, कन्फर्म बात है कि जो भी उनके मसाइल है उसको हतुलवसा हल करने की कोशिश करते हैं या हुक्म बाला तक पहुंचाते हैं। उसके लिए चाहे किसी भी कुर्बानी करनी पड़े, कितनी भी, लेकिन वो अपनी जो है वो मसले को, अपने हुकूक को हल कर देंगे। तो ये हमारा उन पर, ये हाइड्रो पर और सारी जितनी भी हमारे बड़े हैं, जितनी भी मशरान हैं, उन पर, हाइड्रो पर और मुझ समेत मैं कहता हूँ कि ये मुलाजिमीन का एतमाद है कि जब भी हम कोई कहते हैं उनको प्रोटेस्ट के लिए या कोई अपने हुकूक के लिए, जहाँ भी एहतिजाज की ज़रूरत हो या कोई भी हो, तो ये सारे स्टाफ निकल आते हैं। उनको पता है कि ये सब कुछ होता है मुलाजिमीन के हुकूक के लिए। बंगी साहब, हमारे पाकिस्तान में एक ही लफ्ज़ चलता था महकमे के तौर पे, वापडा 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 वापडा, लेकिन अब लेस्को आ गया है, पेस्को आ गया है, टेस्को आ गया है, गेपको आ गया है, हेपको आ गया है, के इलेक्ट्रिक आ गया है। हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं चला कि वापडा को इन मुख्तलिफ झैली नामों में कैसे कन्वर्ट किया गया है और इसके पीछे मकसद क्या थे। असल में मौल भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो वापडा से डिवाइड होकर कंपनीज में डिवीज़न जो है, ये डिवाइड एंड रूल की वाला फार्मूला है। लेकिन हम बहैसियत हमारी हाइड्रो यूनियन पहले से ही हमने मुखालिफत की है कि जिस तरह एक पाकिस्तान ने एक चीज़ में इत्तेहाद होता है, इसलिए सारा एक ही वापडा होना चाहिए। ये इन्होंने जो डिवाइड किया इनको कंपनियों में, तो अभी इसका हर एक कंपनी का बेड़ा उन्होंने गर्क कर दिया, क्योंकि पहले एक ही वापडा में, पेशावर में एक ही चेयरमैन एरिया बोर्ड होता था, उसके मातहत एसीज, एक्सियन वगैरह। अभी जो कंपनियां बनी हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास केपीके में 2 कंपनियां हैं, एक टेस्को है, एक टेस्को है। टेस्को का अपना एक सेटअप है, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह वगैरह सारा में, और टेस्को का अपना है, पेस्को का अपना है। तो इस वजह से इसमें जो नाकामी जो है, या जो ये सारा चीज़ जो नाकाम हो गया, वो इस वजह से हो गया कि जितना इन्होंने डिवाइड किया, खर्चा इनका बढ़ गया, बाकी जो है उसका जो प्रॉफिट था या जो गेन करना था वो बहुत कम रह गया। यही वजह है कि हमारा एक ही नारा है, जिस तरह हमारे अभी पिछली दफ़ा हमने प्रोटेस्ट किया, उसमें एक प्राइवेटाइजेशन का था, लेकिन उसमें मेन जो हमारा मोटो था, मेन एक्शन था, वो ये था कि कंपनियों को ख़त्म करो, तहलील करो और एक ही वापडा बहाल करो दोबारा। चेयरमैन साहब, सही है, आप ये क्लियर हो, ये बात तो क्लियर हो गई। चेयरमैन साहब, ये पाकिस्तान की तारीख आप देख लें, सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट होते हैं वो वापडा के ख़िलाफ़ होते हैं, सबसे ज़्यादा जो एहतजाज होते हैं वो वापडा के ख़िलाफ़ होते हैं। तो गिले शिकवे भी आपके बारे में ज़्यादा हैं, लोड शेडिंग के नाम पर, गैर एलानिया लोड शेडिंग के नाम पर, शेड्यूल लोड शेडिंग के नाम पे, वर्क आर्डर के नाम पर, और बाज़ औक़ात आंधी तूफ़ान और नागहानी आफात जो आती हैं उनके तनाज़ुर में कई घंटे तक बिजली बंद रहती है और अवाम जो है वो काफ़ी शाकी होते हैं, एहतजाज करते हैं। ये मामला क्या है, क्यों इसको सेटल करने के लिए इक़दाम नहीं उठाए जाते, और कोऑर्डिनेशन में गैप क्यों है कि जो अवाम एहतजाज करने पर मजबूर हो जाते हैं? फिर
असल में हम जो प्रोटेस्ट करते हैं अभी तक ये महकमा जो बाकी है मेरे ख्याल में अभी प्रोटेस्ट की वजह से है। अगर ये प्रोटेस्ट नहीं, मेरा बात करने का मतलब ये है कि अवाम जो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ, सारिफीन की मैं बात करता हूँ, जो प्रोटेस्ट करते हैं ये हम अपनी मुलाजिमीन के लिए और साथ साथ इन अवाम के लिए करते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने ये चीज़ प्राइवेट करती, जिस तरह उन्होंने के इलेक्ट्रिक को प्राइवेट किया है, प्राइवेटेशन के बाद अब कराची वालों का हाल देखें, अगर ये पेस्ट को प्राइवेट होता तो फिर हमारा हाल भी आप कितना होता। तो इस वजह से हम जो प्रोटेस्ट करें, बाकी अवाम जो है ये शेडिंग, लोड शेडिंग जो है या जितनी भी दूसरी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल फॉल्ट आता है तो वो अटेंड नहीं होता, कई घंटे आप कह रहे हैं, इसमें मेन रोल इन स्टाफ का है। हमारे पास स्टाफ की बेइंतहा कमी है। हमको डिवीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टाफ की कितनी गुंजाइश है और कितनी कमी है? हंगू डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास हंगू डिवीजन में 50,000 से एबव कंज्यूमर है, मुख्तलिफ कैटेगरी के, कमर्शियल, डोमेस्टिक। मेन तो डोमेस्टिक यहाँ पे कोई कमर्शियल इतना बड़ा है नहीं, सिर्फ हंगू होटल बाजार है, लेकिन 50,000 से एबव हमारे कंज्यूमर है। और हमारे पास स्टाफ जो नया यार्ड स्टिक आया है उसके मुताबिक 442 वो सेंक्शन पोस्ट है। ये पीएन से लेकर लांदे असिस्टेंट लाइनमैन से लेकर ऊपर एसडो तक ये हमारा होता है। तो इसमें ये सेंक्शन पोस्ट है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे वर्किंग मौजूदा जो हमारे स्टाफ है जो वर्क करता है वो 82 है, 82, यानी 442 की बजाय 82 बंदे जो है वो काम करते हैं। हमारे पास हंगू डिवीजन में एक चीज़ और मैं क्लियर करूँ, हमारे पास हंगू डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट के इलाके हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट के। पहला आता है ये जो कोहाट का इलाका है, उस्तुरजई, मरई, कचई, ये कोहाट में आता है, लेकिन बिजली के हिसाब से हमारे हंगू डिवीजन में है। हंगू डिवीजन, हंगू डिस्ट्रिक्ट पूरा आता है, प्लस जो करक का इलाका है, गुरबुरी वगैरह, ये भी हमारे पास आता है। टोटल हमारे पास 17 फीडर है और 3 ग्रेड स्टेशन है। एक ग्रेड स्टेशन अंगू में है, एक कोहाट के डे में और एक प्लस गुरगुरे में। ये 3 हमारे पास ग्रेड स्टेशन है। 17 नंबर फीडर है जिसको हम कहते हैं लाइन्स है, 17 फीडर्स डल से लेकर यहाँ तक, और स्टाफ जो है हमारा वो सिर्फ 82 है। ठीक है चेयरमैन साहब, ये शॉर्टेज है, लेकिन अब ये भी तो देखने में आया है कि जब कभी कोई कहीं पे ब्रेक हो जाए, बारिश तूफान आ जाए, कहीं तरफ गिर जाए, तो वहाँ पे कई दिन तक जो है ना, 2 दिन तक जो है ना, फॉल्ट का पता नहीं चलता। तो ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है ये बहुत पुरानी हो चुकी है, क्या आप नहीं समझते कि इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है? नहीं, जो फॉल्ट आता है लाइन पे, एचटीपी में बात कर रहा हूँ, हमारे पास 2 लाइन्स होते हैं, एक हमारे पास एलटी का होता है ट्रांसफार्मर के बाद, एक होता है एचटी का। एचटी का फॉल्ट जो आता है, पी पे अगर खंबा वगैरह गिरा है या कोई लाइन बड़ा डैमेज हुआ है तो उसमें तो टाइम ज़्यादा लगता है। बाकी जो है वो हम करते हैं प्रायोरिटी पे। हमारे पास मैंने कहा 17 फीडर्स है, स्टाफ चूंकि कम है, कम टेक्निकल स्टाफ, जब फॉल्ट आता है तो 4-5 फीडर एट ए टाइम बंद होते हैं। इस वजह से हम पहले जो है प्रायोरिटी पे, फॉर एग्जांपल ये सिटी इलाका है, पहले इसको हल करते हैं, फिर उसके बाद रूरल फीडर्स है उसको करते हैं। तो चाहे सारा स्टाफ अगर 2-3 बंदे हैं वो सिटी में लगे हैं, तो बाकी जो सिटी कल के फिर और रूरल की तरफ जाएंगे, तो इस वजह से टाइम 2-3 घंटे लगते हैं। बाकी निज़ाम क्या आपने कहा, हमारे पास ठीक है जो सिस्टम है वो पुराना है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इसमें अपग्रेडेशन होता है। मुख्तलिफ हमारे पास एडीबीज़ है, उनमें ELR में, एगमेंटेशन में, इसमें ट्रांसफार्मर भी ऐड होते हैं, इसमें लाइन्स में भी अगर कोई है वो भी होता है। अभी तो हमारा एक और प्रोग्राम भी शुरू है कि जहाँ पे हैज़र्ड पॉइंट है, बाज़ार है या जंक्शन इलाका है, आबादी है, उसी वो हैज़र्ड पॉइंट यानी जो ख़तरनाक लाइन है वो उसके हटा के नई लाइन बिछाया जाए। चेयरमैन साहब, अवाम जो है बिलखसूस सार्फिन जो हैं ये मीटर रीडर से बहुत ज़्यादा तंग हैं। आम तासर ये है कि मीटर रीडर्स जो हैं वो घर में बैठ कर हमारी तकदीर का फ़ैसला करते हैं, ओवर बिलिंग वगैरह हो जाती है, इतने यूनिट इस्तेमाल नहीं होते जितने यूनिट डाल दिए जाते हैं। इन शिकायत को दूर करने के लिए बैसियत चेयरमैन और बैसियत हेडक्वार्टर SDO आपकी जो जिम्मेदारी हैं आप किस तरह निभा रहे हैं? यानी मीटर रीडर्स हमारे पास स्टाफ की कमी, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे पास स्टाफ कम है, जिसमें टेक्निकल स्टाफ भी है और ये मीटर रीडर्स हजरात भी है। अब मैंने कहा कि 50,000 से प्लस या ज़्यादा हमारे जो है वो कंज्यूमर है, और उसमें हमारे मीटर रीडर सिर्फ टोटल डिवीज़न में 13 काम कर रहे हैं। यानी 13 मीटर रीडर पे 50,000 से ज़्यादा कंज्यूमर का रीडिंग करना बड़ा मुश्किल है। और इलाका भी हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट्स का है,
तो बार बार हम जो प्रोटेस्ट करते हैं, बार बार हम करते हैं, स्टाफ का जिक्र करते हैं, इसलिए कि अगर स्टाफ कम पूरा हो जाए तो फिर मैं अपनी मीटर रीडर से भी पूछ सकता हूँ, अपने लैंडमैन से भी पूछ सकता हूँ कि ये कंप्लेंट आया है, ये रीडिंग आपने नहीं किया, ये मीटर का मसला है। अभी जब मैं एक मीटर रीडर से 3-3, 4-4 बंदों का ड्यूटी ले रहा हूँ तो उसमें इस तरह से इशू होते हैं जो मेन जो है स्टाफ की कमी की वजह से। चेयरमैन साहब, ये बताएं कि हंगू डिवीज़न के जो सार्फिन है इस वक्त वो वापडा के कितने डिफ़ाल्टर हैं, और इस बकाया जात की मद में जो अवाम के ऊपर जो ड्यूज़ हैं उनको अदा करने के लिए अवाम को क्या करना चाहिए? कोई ऐसा रिलीफ है कि जो इनके ऊपर अजाफी रकूम्स हैं उनको इंस्टॉलमेंट की शक्ल में या किसी और पैकेज के थ्रू जो है उनको हल किया जा सके? असल में मौल भाई, हमारे जो कंज्यूमर है उस ज़्यादातर डिफ़ाल्टर है, और ये स्टार्ट से है, जब से हंगू में क्राइसिस आए हैं वहाँ से ये डिफ़ाल्टर जो है वो शुरू हो गई है। लोग बकायजात बनते हैं, पेमेंट नहीं होती थी, पहले हालात ख़राब थे, अब हालात ठीक हो गए हैं। लेकिन पूरी डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ उसमें प्राइवेट ज़्यादा है, गवर्नमेंट के तो अरब जून में पेमेंट होती है, लेकिन वो भी इसमें इंक्लूड है। तकरीबन 40 अरब से ज़्यादा हमारे बकायजात है। 40 अरब में वो डिफाल्टर भी हैं जो कि परमानेंट डिस्कनेक्ट है, यानी परमानेंट वो इलाके हैं जो तकरीबन 2012-13 से ईरन में डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। जिनमें मैं जिक्र करूं तो करबोगा शरीफ, नरियाब, तोरावड़े, यहाँ पे शनावड़े वगैरह, ये बंडजात जो है ये डिफाल्टर है परमानेंटली। और जो रनिंग डिफाल्टर है, फॉर एग्जांपल सिटी में भी हर जगह भी है, वो अपनी पेमेंट करते हैं। इस वजह से पिछली हुकूमतों में, पिछली दफ़ा 2014 में मेरे ख्याल में एक वो पैकेज भी लेके आए थे हंगू की आवाम के लिए, लेकिन उनसे किसी ने फ़ायदा नहीं लिया। अब भी मैं कहता हूँ कि जो बकायाजात है वो अगर ये इंस्टॉलमेंट में जमा करें, यानी इंस्टॉलमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़े से पैसे करंट बिल के साथ जो बकायाजात है उसमें भी जमा करें तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। चेयरमैन साहब, रिकवरी कैंपेन जो है इसको कामयाब बनाने में आप नहीं समझते कि बल्दियाती जो सेटअप है, बल्दियाती नुमाइंदे हैं और बाकी हमारे MP MNA साहिबान हैं और इसके अलावा हमारे उलमा इकराम जो हैं ये किरदार अदा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इनका किरदार आपने इनको क्यों खिदमत का मौका फराहम नहीं किया कि इस मसले को हल किया जा सके? ये हमने बार बार इसमें मीटिंग भी होती है, ये बल्दियाती नुमाइंदों के साथ भी होती है, MPs MLA के साथ भी होती है, लेकिन चूंकि वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जब हम किसी इलाके में जाते हैं अगर उनके साथ वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं तो वहाँ से उन पर बकायाजात होते हैं। जब वहाँ पे हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो सबसे बड़ा इशू इसको होता है, तो इस वही आ जाते हैं दोबारा आपके पास, यानी खुद ही कहते हैं काट लो 10 मिनट के बाद आ जाते हैं कि खुदा का वास्ता है हमारे वोटर्स हैं। सही है, ये मसला है। लेकिन बाकी मैंने DC ऑफिस में पिछली भी एक हुआ था हमारा मीटिंग, DPO भी थी, DC साहब और ये मशरान भी बैठे थे, तो उसमें एक टास्क फोर्स जो है वो बना है, उसमें पुलिस भी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी और लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव की बात आप करते हैं ये भी होंगे। इंशाल्लाह 1 नवंबर से हम स्टार्ट ले रहे हैं ये टास्क फोर्स। उस वक्त तक मैं कहता हूँ आपकी इस चैनल की वसातत से, आपकी वसातत से, सारे अवाम से, स्पेशली सिटी वालों से, कि उससे पहले आकर अपनी बकायाजात की वो कर ले, इंस्टॉलमेंट भी शुरू करे, लेकिन जिसने पेमेंट नहीं किए 2-3 महीने वो आकर पेमेंट कर ले, या जिनका मीटर नहीं है, मीटर ख़राब है, वो ठीक कर ले, अपने कुंडे को हटाओ, क्योंकि वो टास्क फोर्स होगा स्पेशली बकायाजात के खिलाफ और कुंडा माफिया के खिलाफ। अगर वो यकम से पहले क्लियर करे, उसके बाद जब टास्क फोर्स में वो आते हैं तो उसके साथ कोई रियायत नहीं होगी। चेयरमैन साहब, आप मेहनत कशों के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, इस वक्त मेजर जो हकूक़ हैं आपके मेहनत कशों के, वो कौन कौन से हैं जिनके लिए आप हर फोरम पर एहतजाज करते हैं, और वो कौन कौन सी सहूलियात है जिनकी इस वक्त आपके मेहनत कशों को जिनकी कमी का सामना है फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान? स्टाफ के इश्यूज तो बहुत ज़्यादा है, मेहनत कशों के इशू बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें मैं मेनली इशू करूँ, एक तो हमारे स्टाफ की कमी की वजह से एक बंदा 3-4 शिफ्ट में काम करता है। सही है, काम करता है, तो उसकी काम बर्डन की वजह से। दूसरा जो है हमारा जो TMP सिस्टम है, हमें जो मटेरियल या जो सामान मिलता है, हिफाजती सामान जिसको कहते हैं, वो भी खासी तौर पर दी, क्योंकि यहाँ पे जितनी लाइन्स है, अभी लाइन हमारे हो जंक्शन हो गए, 2-2, 3-3 फीडर एक पे खंबे पे होते हैं, तो उसके लिए हम बार बार जो है आवाज़ उठाते हैं कि एक बकेट होनी चाहिए जिसके साथ आसानी के साथ फॉल्ट क्लियर कर सके, या क्रेन और बकेट, इसकी कमी है, ये नहीं होता। इसके अलावा आजकल गवर्नमेंट की वो पॉलिसी है, लेकिन अपॉइंटमेंट पे, भर्तियों पे बैन है,
लेकिन जब वो भर्ती करते हैं तो वो फिक्स पे करते हैं। फिक्स पे के खिलाफ है, इसके खिलाफ पिछली दफ़ा भी हमने एहतजाज किया था। एज अ रेगुलर जितना तरीका कार है SOP के मुताबिक भर्ती की जाए, चाहे पहले कॉन्ट्रैक्ट को फिर बाद में रेगुलर करें। लेकिन ये फिक्स पे वाला जो सिस्टम इन्होंने राइज किया है कि बस किसी बंदे को लेते हैं, फॉर एग्जांपल 25,000 उसका है, उसका आगे पीछे कुछ नहीं है, ना उसका एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है, ना उसको टी अप डिवेजेस इतवार हफ्ते इतवार को जो ड्यूटी होती है वो मिलते हैं। तो हम इसके खिलाफ है, ये मेन इशू है मुलाजिमीन। ये वापडा के बारे में एक आम तासर ये भी है कि यहाँ पर टोट बैठे होते हैं, लोगों के मीटर उतार देते हैं, फिर लगा देते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन इनकी मुलाजमीन के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, SPOs के साथ है। तो ये चीज़ इसमें कितनी कहाँ तक सदाकत है इसमें? असल में ये चीज़ है, मैं नहीं कहता हूँ कि ये नहीं होंगे, शायद हर इदारे में होते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि मैं आप यहाँ से कहती हूँ कि जो आपकी मीडिया की वसातत से मैं आवाम तक कहता हूँ कि अगर कोई इसका है तो प्रॉपर मुझे वो दे दे, इंशाल्लाह उसकी बात उसका नाम से राज में रहेगा तो उसके खिलाफ हम भरपूर एक्शन लेंगे। इसे कोई मनी है कि वो देते कि बस ये आते हैं बंदा, फॉर एग्जाम्पल आप आ जाते हैं, कोई दूसरा आ जाता है, ये बिल है, ये फला का बिल है, ये फला मेरे खाला का बिल है, ये इस तरह ये मसले होते हैं, लेकिन प्रॉपर जो है वो यहाँ पे नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये थे जवेद हुसैन बंगश, हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन के डिविजनल चेयरमैन और बतौर SPO फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बड़ी सराहत के साथ, बड़ी डिटेल के साथ और बड़े मामला फ़हम अंदाज में इन्होंने वापडा के मतलब पैसकों के मतलब जो इशूज़ हैं उनके मतलब हमारे साथ बात किया और इन्होंने अवाम को ये पैगाम भी दिया है कि हर महकमे में हर जगह पर अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। अगर कोई ऐसा शख्स जो आपसे पैसों का मुतालबा करता हो या कोई और मामला हो तो आप हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी और कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। और जहाँ तक लोड शेडिंग का ताल्लुक है तो उसका वो डिपेंड करती है हमारे जो रिकवरी कैंपेन है, रिकवरी कैंपेन को कामयाब बनाएं, कुंडा कल्चर का खात्मा करें तो इंशाल्लाह लोड शेडिंग के औकात में नुमाया कमी होगी। और इन्होंने मेहनत कशों के हकूक़ के हवाले से बात की है। मेरा ख्याल है कि मेरे नाज़रीन यकीनी तौर पर इनकी राय से इत्तफ़ाक़ करेंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम एक नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए मंजूर खान और तारिक मुगल को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।